आपके बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर बनी पार्किंग, दुकानों, स्कूल और क्लब हाउस या कम्युनिटी सेंटर जैसी सुविधाओं और कॉमन एरिया पर किसका हक है? आपका या उस बिल्डर का जिसने ये बिल्डिंग बनाकर आपको बेची है? इस मामले का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 4 साल पुराने फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी DLF ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसकी सुनवाई कल होनी है। अंजुल तोमर बता रही है पूरा किस्सा। गुड़गांव में DLF के सिल्वर ओक्स कॉम्प्लेक्स के फ्लैट मालिकों ने DLF के इस दावे को चुनौती दी थी कि कॉम्प्लेक्स में मौजूद कॉमन एरिया और फैसिलिटीज पर फ्लैट मालिकों का कोई हक नहीं है और बिल्डर इन्हें जिसको चाहे बेच सकते हैं। 2001 में शुरू हुई इस लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सितंबर 2009 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिल्वर ओक्स ग्रुप हाउसिंग एसोसिएशन के पक्ष में फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि कॉमन एरिया और फैसिलिटीज पर भी वहां रहने वालों का हक है। कोर्ट के मुताबिक सिल्वर ओक्स में बनी 3 दुकानें, 2 नर्सरी स्कूल और कम्युनिटी सेंटर पर बिल्डर का नहीं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों का हक है। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जहां DLF ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील की है। जो कल डिसीजन होंगी वो सब अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, सब अपार्टमेंट ओनर्स पर एप्लीकेबल होंगी। एक दूसरा ये है कि जो अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं हर एक कॉम्प्लेक्स में बिटवीन कॉलोनाइजर एंड अपार्टमेंट ओनर्स, उनको कम या ख़त्म होने का अंदेशा हो जाएगा। तीसरा ये है कि अभी एक सिलसिला शुरू हो जाएगा कि हम जो ओनरशिप राइट्स हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो ठीक ढंग से होनी शुरू हो जाएगी। आज तक कोई अपार्टमेंट भी लॉफुल ट्रांसफर नहीं हुआ है। मुकदमे के दौरान DLF की दलील थी कि सेल अग्रीमेंट के हिसाब से फ्लैट मालिकों का हक सिर्फ अपने फ्लैट के सुपर बिल्टअप एरिया पर है, जिसमें केवल सीढ़ियां, रैंप, रास्ता, लॉबी और लिफ्ट आते हैं। उनका कहना था कि दुकानें, नर्सरी स्कूल और कम्युनिटी सेंटर कमर्शियल फैसिलिटीज के तहत आते हैं, जिन पर फ्लैट मालिकों का नहीं बल्कि बिल्डर का हक है और वो उन्हें किसी को भी बेच सकता है। DLF का यह मामला तो सिर्फ एक उदाहरण है। देश के अलग अलग शहरों में आपको ऐसे हजारों मामले मिलेंगे जिनमें कंज्यूमर जिन सुविधाओं के नाम देखकर फ्लैट के लिए ऊंची कीमत चुकाता है, बाद में बिल्डर या तो वो सुविधाएं देते नहीं है या फिर उन पर अपना हक जताते हैं। ऐसे में ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि वो फ्लैट खरीदने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करें। सबसे पहले अग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और बारीकी से देखें कि जो सुविधाएं देने का उनको वादा किया गया है वो अग्रीमेंट की शर्तों में शामिल हैं। और जो लोग पहले से ही फंस चुके हैं वो सबसे पहले कानूनी सलाह लें, एक अच्छा वकील करें या फिर एसोसिएशन बनाकर कंज्यूमर कोर्ट जाएं। लोगों को इस मामले के फैसले पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की सभी अदालतों के लिए नजीर का काम करता है। अंजुल तोमर, दिल्ली। बिल्डरों की मनमानी सिर्फ मकान बेचने तक ही नहीं चलती, मकान बेचने के बाद भी वो खरीदार को तंग करने से बाज नहीं आते। बिल्डरों की इसी मनमानी पर हमने शुरू की है एक खास सीरीज। जिंदगी भर की कमाई फ्लैट खरीदने में लगाई। पहले तो फ्लैट बनने में देर हुई, फिर फ्लैट बन भी गया मगर मिला नहीं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बिल्डर के खिलाफ फैसला भी हो गया, लेकिन फायदा कुछ नहीं, क्योंकि अब मुकदमे की अपील चल रही है। इंसाफ की धीमी रफ्तार बहुत से लोगों के लिए नाइंसाफी से भी बड़ी सजा साबित हो रही है। ऐसे ही कुछ लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं ताकि उनकी सुनवाई जल्द हो। हालांकि DLF ने इस मामले में फिलहाल टिप्पणी करने से मना कर दिया है। 79 साल के ब्रिगेडियर मदनजीत सिंह ने 1993 में 20 लाख रुपए चुकाए थे एक फ्लैट खरीदने के लिए। ये फ्लैट DLF रीजेंसी पार्क गुड़गांव का फ्लैट नंबर 34 अब बनकर तैयार है, लेकिन इस पर DLF का ताला लगा है। मदनजीत सिंह लगातार बिल्डर को चिट्ठियां लिखकर फ्लैट का कब्जा मांग रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि DLF उनसे एस्केलेशन और होल्डिंग चार्जेस की मांग कर रहा है, जिसके बिना वो उन्हें उनका फ्लैट नहीं देगा। एस्केलेशन चार्जेस मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के लिए लगाए गए हैं, जबकि होल्डिंग चार्जेस लगाने का आधार है कि बिल्डर ने तैयार फ्लैट ऑफर किया और ग्राहक ने पोजेशन लेने में देर लगाई। बिल्डर इसके लिए 22 लाख रुपए और मांग रहा है। सिंह साहब का कहना है कि DLF को जो फ्लैट 3 साल में देना था, उसने 5 साल बाद यानी 1998 में ऑफर किया। वो भी ठीक से तैयार नहीं था और अब वो उनसे ही देरी के लिए पैसे मांग रहा है, जबकि वो DLF को बढ़े हुए सुपर एरिया के लिए भी पैसे दे चुके हैं। हमारी लाइफ की सारी सेविंग्स उनके हाथ में है और ताला भी उन्होंने लगा रखा है। पता नहीं कब केस आएगा।
कब फैसला होगा। अब 20 साल के बाद मेरी जो रिटायर्ड लाइफ थी वो तो सारी बर्बाद हो गई। जो मैंने सेविंग करी हुई थी मैं इनको दे बैठा हूँ। ना मैंने अच्छा पहना, ना मैंने अच्छा खाया, ठीक है, और वो सारे पैसे ये दबा के बैठ गए। और अभी भी मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये है नीलम तेजपाल। इन्होंने भी 1993 में ही डीएलएफ रीजेंसी पार्क में एक फ्लैट खरीदा। उनके पति के देहांत के बाद मिले मुआवजे की पूरी रकम ये फ्लैट खरीदने में खर्च हो गई, मगर डीएलएफ से आज तक उनको फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है। नीलम अपने भाई के साथ रहने पर मजबूर है। 61 साल की नीलम तेजपाल 2 शादीशुदा बेटियों की मां है। 20 साल पहले उन्होंने इस फ्लैट की पूरी कीमत एडवांस चुकाई थी और साथ ही पार्किंग के लिए भी पेमेंट किया था। लेकिन डीएलएफ ने कई साल की देरी के बाद जब 1998 में फ्लैट तैयार किया तो फ्लैट का कब्जा देने के लिए 4 लाख रुपए और मांगे। ये रकम 2006 तक बढ़कर करीब 15 लाख रुपए हो गई। नीलम तेजपाल का कहना है कि मटेरियल लेबर कॉस्ट बढ़ने के नाम पर एस्केलेशन चार्जेस जायज नहीं है। 98 की जगह उन्होंने 2000 में की पोजीशन ले लो और इतने पैसे जमा करा दो। 5 लाख से ऊपर उन्होंने फिर से बिल बना दिया। 5 लाख का उस टाइम था वो। फिर क्या अब एरिया बढ़ गया है, अब ये है, अब उसके बाद कार गैरेज है, तो उसके 75,000 उस टाइम मांगे थे। उस टाइम वैल्यू जितनी थी, तो उसमें से भी मैंने 3 किश्तें दी। कंपटीशन कमीशन का पुराना अवतार एमआरटीपी कमीशन 7 साल पहले नीलम तेजपाल और मदनजीत सिंह समेत 45 फ्लैट मालिकों के पक्ष में फैसला दे चुका है। कमीशन ने एक्स्ट्रा चार्जेस को गलत ठहराया और डीएलएफ को आदेश दिया कि जिनसे पैसा लिया जा चुका है वो उन्हें वापस करे। कमीशन ने बिल्डर के फ्लैट का अलॉटमेंट कैंसिल करने पर भी रोक लगाई थी, लेकिन इस फैसले का भी कोई फायदा नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और इस याचिका पर पिछले 7 साल से एक भी सुनवाई नहीं हुई है। अब हमारी हालत ये है कि हेल्थ ठीक नहीं है, चल फिर सकते नहीं, तो क्या फायदा। कोर्ट अपनी मर्जी से चल रही है। मुझे ये यकीन है कि कोर्ट जो है ना बहुत अच्छा फैसला देगी। मे बी इट कैन बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, लेकिन क्या मेरी कब्र के ऊपर रखेंगे वो उस फैसले को। करीब 20 साल से डीएलएफ से कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते ब्रिगेडियर मदन सिंह और नीलम तेजपाल जैसे लोगों की उम्मीद कमजोर हो चुकी है, लेकिन हौसला अभी बाकी है। उनके साथ इस लड़ाई में शुरुआत में 45 लोग थे। कुछ ने घुटने टेक दिए और एक्स्ट्रा चार्जेस दे दिए, तो कुछ ने डिस्ट्रेस सेल कर कहीं और घर ले लिया, लेकिन वो अभी तक लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सुनवाई में और फैसले में अगर देरी होती है तो इसका फायदा सिर्फ बिल्डर को होता है, क्योंकि अगर मुद्दे ही नहीं बचेंगे तो सामने वाला केस अपने आप जीत जाएगा। अंजुल तोमर, दिल्ली। बिल्डरों की मनमानी सिर्फ मकान बेचने तक ही नहीं चलती, मकान बेचने के बाद भी वो खरीदार को तंग करने से बाज नहीं आते। बिल्डरों की इसी मनमानी पर है हमारी खासियत। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो शायद आपके पास बिल्डर के इशारों पर नाचने के सिवाय कोई चारा नहीं है। आपको बिल्डर के साथ वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें छोटी सी गलती के लिए ग्राहक को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि बिल्डर की जवाबदेही लगभग ना के बराबर होती है। लेकिन कुछ जागरूक ग्राहक देश के नामी गिरामी कंपनियों जैसे कि डीएलएफ, एलएनटी और जेपी के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ग्राहकों की शिकायत पर कंपटीशन कमीशन की जांच में जेपी एसोसिएट्स पर लगे कई आरोपों को सही पाया गया है और अब सीसीआई ने मामले की फाइनल सुनवाई शुरू कर दी है। सीसीआई को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि बिल्डर ने ग्राहकों को हाउसिंग प्रोजेक्ट की पूरी और सही जानकारी नहीं दी थी। जांच में जेपी के रवैये को कंपटीशन के खिलाफ और कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाने वाला माना गया है। हालांकि जांच में जेपी ग्रुप के खिलाफ प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग का आरोप साबित नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डर ने ग्राहक को बिल्डिंग के नक्शे की सही जानकारी नहीं दी थी और कंस्ट्रक्शन के दौरान बिना बताए बदलाव किए। ब्रोशर के मुताबिक जेपी को 24 फ्लोर बनाने थे, लेकिन बना दिए 30 फ्लोर। इस तरह बिल्डर ने 25% ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया। ऐसा ही किस्सा डीएलएफ के मैग्नोलिया प्रोजेक्ट का भी है। मैग्नोलिया भी उसी सिचुएशन में है। मैग्नोलिया 22.77 एकड़ में बनना था।
उसके बाद मैग्नोलिया की हाइट 19 स्टोरीज से 26 स्टोरीज तक ले गई, जिससे डेंसिटी वहां की बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गई। जो FAR फ्लोर एरिया रेशियो है वो 1:1.75 का है। जितनी कंस्ट्रक्शन एरिया उन्होंने मैग्नोलिया में करी है उसके और FAR रेशियो लगाते हुए उनको एक्चुअली 45 एकड़ मिलने चाहिए, तो 23 एकड़ की कमी वहां भी है। मैग्नोलिया वालों का यह कहना है कि जो कैमेलिया या कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है जो उसके एडजॉइनिंग साथ वाले लैंड पे आएगा, वो उस लैंड पे आएगा जो उनका हक है FAR नॉर्म्स के अंडर। जेपी एसोसिएट्स और जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ ये मुकदमा जेपी ग्रीन्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ फ्लैट मालिकों ने 2012 में दायर किया था। उनका आरोप है कि वो बिल्डर के साथ एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर हैं। अग्रीमेंट की शर्तें भी एक तरफा हैं। चाहे वो ग्राहक से पूछे बगैर प्रोजेक्ट की जमीन पर दूसरी बिल्डिंग बनाने की बात हो या फिर बिना पूछे चार्ज या प्लान बदलने की आजादी। ग्राहकों का कहना है कि बिल्डर ने बुकिंग के समय सब जानकारी नहीं दी। मेंटेनेंस डिपॉजिट, क्लब मेंबरशिप फी जैसी चीजें बाद में जोड़ी गयी। जानकारों का कहना है कि ग्राहकों को फ्लैट खरीदते वक्त इस बारे में काफी सावधान रहना चाहिए। जब एग्रीमेंट साइनिंग का वक्त आता है तो ड्यू डिलिजेंस करे, क्लॉजेस जितने निगोशिएट कर सके वो निगोशिएट करे। अगर उन्हें कोई क्लॉज पसंद नहीं आता है तो निगोशिएट करके क्लॉज चेंज करने की कोशिश करे। पेमेंट स्टेजेस पे भी कभी कभार कैलकुलेशंस पे और बहुत कुछ फेरबदल होता है। तो मेरा ये सुझाव है कि जो भी पेमेंट देते हैं सभी रिसीट लेके चेक के तहत, ताकि जितना रिकॉर्डिंग हो उतना अच्छा होता है ग्राहक के लिए। फिर डिलीवरी के टाइम जब प्रॉब्लम्स आते हैं, मेरा यही सुझाव है कि आप किसी भी शर्त पर पहले डिलीवरी ले लें और बैठ जाए, फिर उसी के बाद जो सब डिस्प्यूट रेज करना है और जो आगे कोर्ट से हासिल करना है वो बाद में लें। जेपी L&T के बाद यूनिटेक और मैक्स समेत तमाम कंपनियों के खिलाफ कंपटीशन कमीशन की जांच जल्द पूरी होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कमीशन ने अभी तक की जांच में पाया है कि यूनिटेक और मैक्स समेत तमाम बड़े बिल्डर्स और बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई के सदस्य कार्टेल बनाकर ग्राहकों से ऐसे अग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे ग्राहकों को नुकसान हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेपी ग्रीन्स के खरीदार CCI से दोबारा जांच कराने की मांग भी कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले L&T के बैंगलोर साउथ सिटी प्रोजेक्ट के ग्राहकों ने भी बिल्डर के खिलाफ प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग के आरोप की दोबारा जांच की मांग की है। डीजी ने जांच के बाद ये केस बंद कर दिया था। इन बड़े बिल्डरों के परेशान ग्राहक भी DLF की तर्ज पर ही कार्रवाई की उम्मीद में कंपटीशन कमीशन के पास पहुंचे हैं। 2 साल पहले कमिश्नर ने DLF, बेलेयर, पार्क प्लेस और मैग्नोलिया के लोगों के दायर किए हुए ऐसे ही एक मामले में DLF पर 630 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। उस फैसले के खिलाफ अपील कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में है। आरोप साबित होने पर DLF की तरह दूसरे बिल्डर्स पर भी भारी पेनल्टी लग सकती है। कंपटीशन कानून के सेक्शन 3 और 4 में कार्टलाइजेशन और डोमिनेंट पोजीशन के दुरुपयोग के लिए टर्नओवर के 10% और प्रॉफिट के 3 गुना तक की पेनल्टी का प्रावधान है। अंजुल तोमर, दिल्ली। इस खास सीरीज में आपको बता रहे हैं कि बिल्डरों की इसी मनमानी से ग्राहक बहुत परेशान होते हैं और सपनों का आशियाना बन जाता है मुसीबत का मकान। रियल एस्टेट कंपनी DLF के खिलाफ दिल्ली में मकान खरीदारों ने आज जंतर मंतर पर धरना दिया। न्यू टाउन हाइट्स प्रोजेक्ट के 3000 लोगों को 5 साल पहले बुक किए गए फ्लैट पर अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है। यह प्रोजेक्ट जनवरी 2008 में लॉन्च किया गया था और फ्लैट्स का पोजीशन 2011 में देने का वादा किया गया था। मकान खरीदारों ने इस देरी की एवज में कंपनी से करीब 650 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। घर खरीदने के सालों बाद भी फ्लैट मालिकों को बिल्डर की मनमानी सहनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर रेजिडेंशियल सोसाइटी बिल्डर खुद चला रहे हैं। इससे उनकी मोटी कमाई भी हो रही है। फ्लैट मालिक परेशान है, मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है और जिन सुविधाओं का वादा हुआ था वो भी पूरी नहीं होती हैं। ऐसी शिकायतों के बाद हरियाणा सरकार ने DLF, यूनिटेक, अंसल, वाटिका, MRMGF, सहारा, रहेजा डेवलपर समेत 35 बिल्डरों को आदेश दिया है कि वो हाउसिंग सोसाइटी तुरंत रेजिडेंस एसोसिएशन को ट्रांसफर करें। सचिन गुप्ता ने करीब 7 साल पहले गुड़गांव में यूनिटेक के निर्वाण अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा।
3 साल बाद वो फ्लैट में रहने भी आ गए। वादा था बड़ी बड़ी लग्जरी सुविधाओं का, लेकिन बिल्डिंग में लिफ्ट से लेकर फायर सिस्टम तक आए दिन खराब हो जाते हैं। मेंटेनेंस की शिकायतों पर आए दिन बिल्डर से झगड़े होते हैं। अब सचिन दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद बचे समय में सिर्फ फ्लैट से जुड़ी दिक्कतों से ही जूझते रहते हैं और साथ में हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर 5,000 रुपए भी देते हैं। यूनिटेक कहता है उन 15 टावर में से खाली 6 टावर में उनके पास पोजेशन है या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, बट उन्होंने पोजेशन 15 के 15 टावर में दे दिया। अब उस हिसाब से 9 टावर ऐसे हुए जिसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है यूनिटेक के पास। कायदे से उन 9 टावर्स में बिल्कुल भी कोई भी रिहाइश होनी नहीं चाहिए और उसमें कम से कम आज की तारीख में हमारी 250 फैमिली रहती है। The fire system is very dissatisfactory. You have fire hydrant pipes running in the basements which are leaking so heavily that पूरा basement जो है वो पानी से भरा रहता है, दीवार एकदम पानी में भीगी हुई रहती हैं like a waterfall, which is it's a breeding ground for all kind of mosquitoes, pests, and plus it is weakening the very foundation of the building. These are all high rises. Whatever time you have to pay a certain amount, और हमको एनर्जी तब मिलती है जब वहां पे हमारा क्रेडिट होता है, विच इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द लॉ। जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है उसमें दे कैन नॉट चार्ज अस इन एडवांस फॉर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब उसमें अक्टूबर से इन्होंने एक और गेम खेली है कि जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो भी उस एनर्जी मीटर के अंदर क्लब कर दिए हैं। यूनिटेक की ये शिकायतें तो सिर्फ एक वानगी है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली अंसल, वाटिका, MRMGF, सहारा, रहेजा डेवलपर सभी के खिलाफ ऐसी शिकायतें हैं कि वो बिल्डिंग बनने के सालों बाद भी अपार्टमेंट के रखरखाव की जिम्मेदारी नहीं सौंप रहे हैं। बिल्डर्स अपनी किसी कंपनी को मेंटेनेंस की जिम्मेदारी देकर मोटी कमाई कर रहे हैं। डीएलएफ अपने हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट में 50,000 रुपए तक महीना मेंटेनेंस फीस के रूप में वसूल रहा है, जबकि क्लब मेंबरशिप के लिए 5 लाख रुपए तक ले रहा है। कई जगह बिजली के लिए कमर्शियल रेट वसूले जा रहे हैं। डीएलएफ, यूनिटेक समेत दर्जनों प्रोजेक्ट में फ्लैट मालिक कॉमन एरिया फैसिलिटीज के ट्रांसफर के लिए सालों से वेट कर रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे और हजारों ऐसे हेड्स के नाम पे जो उनका कोई हक नहीं है करने का, उस पे भी तो अपना रेवेन्यू कमाते हैं। वो कैसे ये छोड़ सकते हैं? लॉज है, इंप्लीमेंटेशन की बात है। अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जिनको फॉर्म किया गया है टू प्रोटेक्ट द बायर्स, उनको खड़ा होना पड़ेगा। आजकल वो आज के दिन तो सोते हैं। कानून तो कहता है कि बिल्डर जल्दी से जल्दी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का मैनेजमेंट वहां रहने वालों को सौंप दे। हरियाणा के कानून के मुताबिक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के 90 दिन में ही ये काम पूरा होना चाहिए, लेकिन बिल्डर किसी न किसी बहाने टाल मटोल करते रहते हैं। खरीदारों का कहना है कि मेंटेनेंस उनके हाथ में आने से लागत भी कम होगी और साथ ही सर्विसेज की क्वालिटी भी बेहतर होगी। सरकार ने लोगों को हक तो दे दिया है, लेकिन उस पर अमल का इंतजाम पक्का नहीं है। अंजुल तोमर, दिल्ली। बिल्डर्स की मनमानी सिर्फ मकान बेचने तक ही नहीं चलती, मकान बेचने के बाद भी वो खरीदार को तंग करने से बाज नहीं आते। इस खास सीरीज में CNBC आवाज ने उन ग्राहकों की आवाज को बुलंद करने का जिम्मा उठाया है जो बिल्डर्स की मनमानी से परेशान है। हम आपको बता रहे हैं कि बिल्डर्स की इसी मनमानी से ग्राहक बहुत परेशान होते हैं और सपनों का आशियाना बन जाता है मुसीबत का मकान। बिल्डर्स की मनमानी के अलग अलग किस्से हम आपको हफ्ते भर से बता रहे हैं, लेकिन अब एक अच्छी खबर है। डीएलएफ मामले में कंपटीशन कमीशन ने कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश पर एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट तैयार किया है। इसे फिलहाल डीएलएफ के ग्राहकों पर लागू किया जाना है, लेकिन जानकारों के मुताबिक ये जल्द सभी बिल्डर्स पर लागू किया जा सकता है। बिल्डर्स और ग्राहकों के बीच मॉडल करार में दोनों पक्षों को बराबरी से देखा जाएगा। मॉडल ड्राफ्ट के तहत फ्लैट कार पार्किंग के साथ ही अलॉट होगा, यानी कार पार्किंग के लिए अलग से आपको पैसे नहीं देने होंगे। साथ ही कार पार्किंग समेत सब कॉमन एरिया रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA के तहत होगा। प्राकृतिक कारणों के अलावा अगर बिल्डर की तरफ से किसी भी वजह से 3 साल से ज्यादा की देरी होती है तो उसे ग्राहक को इत्तला करनी होगी और पोजेशन की तारीख देनी होगी। अभी बिल्डर की तरफ से घर की डिलीवरी में देरी होने पर ग्राहक को न तो मुआवजा मिलता है और न ही वो प्रोजेक्ट से बाहर निकल सकता है। जाने माने वकील हरीश साल्वे का कहना है कि वक्त आ गया है सरकार रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े नियम साफ करे।
टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, वो आप रूल्स में डाल दीजिए और रूल्स में होना चाहिए बड़ा साफ। ये जो अब सबको पता है 8-10 मुद्दों पे झगड़े होते हैं, वो मुद्दों के लिए आप रूल्स बना दीजिए कि भाई अगर यहाँ आप टाउन प्लानिंग की परमिशन लोगे तो आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, और आप डिक्लेरेशन फाइल करिए, उसके बाद आप फ्लैट बेचिए। एक बार वो डिक्लेरेशन फाइल हो गया तो वो फ्रीज हो गया, तो उस पर फिर झगड़े बंद हो जाएंगे, फिर ये नेगोशिएशन और ये वन साइडेड ये सब बात ही नहीं रहेगी। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन में देरी करने यानी लगातार 2 बार कंस्ट्रक्शन से जुड़ी डेडलाइन चूकने पर अलॉटी बिल्डर को पेमेंट देना बंद कर सकता है। ग्राहक बिल्डर के साथ हुए करार को भी रद्द कर सकता है। ऐसे में ग्राहक 30 दिन के अंदर ब्याज समेत रिफंड का हकदार होगा। अगर कंपनी प्रोजेक्ट रद्द करती है तो ग्राहक को ब्याज समेत सारा पैसा वापस करना होगा। ब्याज उसी रेट पर देना होगा जिस रेट पर ग्राहक लेट पेमेंट के लिए ब्याज देता है। अभी ग्राहक को डिफॉल्ट के लिए 18 से 24% तक पेनल्टी देनी होती है, जबकि बिल्डर की तरफ से देरी पर ब्याज का नाम तक नहीं होता। ये मॉडल ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट सारी बिल्डर्स पे भी लागू हो सकता है। लीगली प्रोविजंस हैं जिसके हिसाब से ये सारे बिल्डर्स पे लागू हो सकता है। किसी को खड़ा होके वो कराना पड़ेगा, कोर्ट्स को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। आज के दिन जैसा है वो सब पे नहीं लागू होता है, लेकिन 2-3 चीजें स्टेप्स बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत गैप नहीं है। इट्स 2-3 स्टेप्स अवे एंड इट कैन बी मेड एप्लीकेबल टू द एंटायर रियल एस्टेट लॉबी। हालांकि साल्वे इस बात से सहमत नहीं है। सीसीआई का कोई इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं बनता कि वो बिल्डर्स को बताए अपना धंधा कैसे करें। ये सरकार को रूल्स बनाने चाहिए, जैसे टाउन प्लानिंग एक्ट होता है जिसमें आपको ग्रुप डेवलपमेंट की परमिशन मिलती है। 2 एरियाज के रूल सिमिलर नहीं हो सकते। बॉम्बे जहां लैंड इतनी स्केर्स है वहां अलग रूल्स होंगे, आप दूसरे एरियाज में चले जाइए जहां लैंड इजीली अवेलेबल है वहां अलग रूल्स होंगे, दिल्ली शहर के रूल्स अलग होंगे। तो ये सीसीआई का काम नहीं बनता। ये सरकार को बैठ के जो जिस कानून के तहत आप परमिशन देते हैं ग्रुप हाउसिंग के डेवलपमेंट की, उसमें रूल्स होने चाहिए और वो रूल्स पालन होने चाहिए। नए ड्राफ्ट में ये साफ किया गया है कि रेडी टू मूव का मतलब अपार्टमेंट बिल्कुल तैयार होना चाहिए। नक्शा पास होने के बाद बिल्डर प्रोजेक्ट ना तो बढ़ा सकता है, न ही उस जमीन पर नया स्ट्रक्चर बना सकता है। बिल्डर को कानूनी तौर पर चुनी हुई अपार्टमेंट मालिकों की एसोसिएशन को तय समय के अंदर मेंटेनेंस सौंपना होगा। अभी मेंटेनेंस सर्विस को RWA को हैंडओवर करना बिल्डर की मर्जी पर है, वो इसे किसी और कंपनी को भी दे सकता है। बिल्डर्स और बायर्स के झगड़े सुलझाने के लिए आर्बिट्रेटर दोनों पार्टियों की मर्जी से नियुक्त होगा। अभी कंपनी अपने कर्मचारी या वकील को ही आर्बिट्रेटर बना देती है। सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को संसद में पेश कर दिया है। प्रस्तावित रियल एस्टेट रेगुलेटर कानून बनने के बाद ग्राहक फर्जी बिल्डर के चंगुल में आने से बचेंगे। इसमें गुमराह करने वाले इश्तेहार देने वाले बिल्डर के लिए 3 साल तक की सजा होगी। यही नहीं, सभी तरह की मंजूरी मिलने के बाद ही बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकेंगे और फ्लैट का कारपेट एरिया साफ तौर पर बताना होगा। सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल संसद में पेश कर दिया है, लेकिन ये कब पास होगा और कब लागू होगा कहना मुश्किल है। फिलहाल रियल एस्टेट के ग्राहक कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। DLF मामले में ट्रिब्यूनल का फैसला जल्द आने की उम्मीद है। अभी सुनवाई अंतिम चरण में है। अंजुल तोमर, दिल्ली। देश भर में घर खरीदने वाले बिल्डरों के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। CNBC आवाज ने खास सीरीज मुसीबत का मकान में अब तक आपको बताया कि कैसे बिल्डरों के मनमाने तरीके से घर खरीदार परेशान होते रहे, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। कंज्यूमर अवेयरनेस के साथ साथ घर खरीदार संगठित भी हो रहे हैं। अब देश भर के फ्लैट मालिक FAOA यानी फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन के बैनर के तहत एकजुट हो गए हैं और उन्होंने घपला करने वाले बिल्डरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्लैट मालिकों का ये प्रदर्शन देश भर में रियल एस्टेट कंज्यूमर के जागरूक होने की पहचान है। हमारा फ्लैट 5.5 साल पहले बुक हुआ था। आज 5.5 साल बाद भी हमारे पास हमारे घर की चाबियां नहीं है। DLF ने 6 महीने से कोई ना चाबी दे रहा है ना कॉम्पनसेशन दे रहा है। वो कह रहा है कि मेरी मर्जी, मैं अगला 10 साल तक भी आपको फ्लैट ना दो तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ये लोग आपको ब्रोशर के अंदर वहाँ पर पार्किंग दिखाते हैं, गार्डन्स दिखाते हैं, दुकानें दिखाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, स्विमिंग पूल दिखाते हैं। आज के टाइम पर वहाँ पर कुछ भी नहीं। लेकिन अब अपनी लड़ाई में घर खरीदार अकेले नहीं हैं।
बिल्डर्स के रवैये से तंग आ चुके देश भर के फ्लैट मालिक का फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के बैनर के तहत एकजुट हो रहे हैं। FAOA ग्राहकों को उनके हक के बारे में जागरूक कर रहा है। एसोसिएशन के पूरे देश में करीब 1 लाख मेंबर्स हैं। ग्राहकों को उनके हक के बारे में जानकारी देने के अलावा FAOA उनकी कानूनी लड़ाई में भी मदद कर रहा है। जो मकान हर हाल में सिर्फ 3,000 रुपए, 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए स्क्वायर फीट में बिक जाता है, बन जाता है, उस मकान की कीमत 25,000 स्क्वायर फीट कैसे हो सकती है? उस मकान की कीमत 14,000 रुपए स्क्वायर फीट कैसे हो सकती है? उसमें कोई सोने की ईंटें तो लगाई नहीं है उसने। लोगों की जागरूकता का ही नतीजा है कि कंज्यूमर कोर्ट में हजारों मुकदमे बिल्डर और ग्राहक के झगड़ों को लेकर हैं। यही नहीं, लोग बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ कंपटीशन कमीशन और कोर्ट में भी पहुंच रहे हैं। ज्यादातर मामले सरकारी मंजूरी के बिना प्रोजेक्ट लॉन्च करना, समय पर घर का पोजीशन न मिलना, सुपर एरिया और पार्किंग के लिए पैसे वसूलने जैसे मसले शामिल हैं। वैसे FAOA सबसे पहले पार्किंग स्पेस, सुपर एरिया जैसे मुद्दों पर बिल्डरों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जहां हर डील में खरीदार को लाखों रुपए की चपत लगती है। हमारा अनुमान है, एस्टिमेट है कि केवल हरियाणा में पिछले 2 दशकों में 30 से 40 हजार करोड़ की, जिसे कहते हैं, किस्म से हवा बेच दी है डेवलपर्स ने कंज्यूमर्स को। बिल्डर सोसाइटी के गठन में आनाकानी करते हैं। जमीन का मालिकाना हक सोसाइटी के मेंबर को ट्रांसफर नहीं करते। जानकार मानते हैं कि रियल एस्टेट के नियमों को साफ करने की जरूरत है। हर बिल्डिंग बायलॉ में, हर उसमें जो जिसको डेवलपमेंट की परमिशन मिलती है, कंडीशंस पहले से साफ हो जानी चाहिए कि भाई अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके साथ क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, ये किसकी प्रॉपर्टी होगी। ये जो डिक्लेरेशन फाइल करने की बात होती है, ये डिक्लेरेशन बिल्डिंग बनने के पहले फाइल होना चाहिए, बिल्डिंग बनने के बाद नहीं होना चाहिए। आज क्या है, पहले तो बिल्डिंग बन जाती है, आप फ्लैट खरीद लीजिए, वो आपको सपना कुछ और दिखाते हैं, देते कुछ और हैं। घर खरीदार भी चाहते हैं कि वो कानूनी पछड़े में ना पड़े, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बिल्डर अपने कामकाज से लेकर तौर तरीकों में पारदर्शिता लाएं, नहीं तो लामबंद हो चुके ग्राहक उनकी मनमानी को चुनौती देंगे। अंजुल तोमर, दिल्ली।